हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। हम लोग भारतीय संविधान की एक सीरीज़ शुरू किए हुए हैं। भारतीय संविधान की एक सीरीज़ शुरू हुई है और इस सीरीज़ में हमारा यह चौथा लेक्चर है। और इस सीरीज़ में हम जो भारत की राज्य व्यवस्था है, भारत का जो संविधान है, उसके अलग अलग जो विशेषताएँ हैं, उसके अलग अलग जो प्रोविजंस हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। इस सीरीज़ में हम इस चौथे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो भारत के संविधान है उसमें कुछ अनुसूचियां दी गई है, शेड्यूल्स दिए गए हैं। जो शेड्यूल्स हैं ये कितने हैं टोटल? तो भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल दिए गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और इन अनुसूचियों में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, क्या दिया हुआ है, इसी को हम देखते हैं। इस अनुसूची से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस अनुसूची में किस चीज़ के बारे में दिया गया है, क्या प्रोविजंस हैं। तो अब हम जैसे देखते हैं कि जो हमारी पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई। तो जो भारत के संविधान का पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट्स दिया गया है। जो राज्य हैं भारत में उसके बारे में दिया गया है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में दिया गया है। और उनकी जो टेरिटरीज हैं, मतलब किसी भी राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की, किसी भी राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है कि किस राज्य की सीमा कहाँ तक होगी, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कहाँ तक होगी, उसके बारे में पहले शेड्यूल में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जैसे दूसरा शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में क्या है? तो सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेस, प्रिविलेजेज एंड इमोल्यूमेंट किसके? भारत के राष्ट्रपति के, राज्यों के गवर्नर्स के, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके? लोकसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन किसके? राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो राज्यों में विधान परिषदें होती हैं उसके। जजेज, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब जो कैग हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के। तो जो ये संवैधानिक पोस्ट पे, संवैधानिक पद पर, जो ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो ऐसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के, राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो गए, जजेज हो गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसमें जिला अदालतें शामिल नहीं है। और सीएजी मतलब जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इनके वेतन, उनकी सुविधाएं, इनके वेतन, इनकी सुविधाएं और इनको जो अलग से भत्ते मिलते हैं, अलग अलग भत्ते मिलते हैं, इसके बारे में बात की गई है। वेतन, भत्ता और सुविधाएं किनके? जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए ये लोग हैं। इनके अलावा अगर कोई दूसरे हैं तो उसके बारे में सेकेंड शेड्यूल में बात नहीं की गई है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी जैसे तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में किसके बारे में बात की गई है? तो जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, जैसे ये जो ऊपर दिए गए थे इनके, प्लस जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इन सभी के ओथ और अफर्मेशन। ये लोग जब पद धारण करते हैं, पद जब धारण करते हैं तो पद धारण करने से पहले इनको शपथ लेनी पड़ती है। जो पद धारण करने से पहले जो शपथ लेते हैं उसी के बारे में तीसरे शेड्यूल में दिया गया है। तो तीसरे शेड्यूल में क्या दिया गया है? पद धारण करने से पूर्व जो शपथ होता है उसके बारे में तीसरे शेड्यूल में। अब आते हैं चौथा शेड्यूल। तो चौथे शेड्यूल में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स। जो राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को, किसको? राज्य को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को, राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को जो राज्यसभा में सीट दी गई है। कहाँ पर? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में इनको जिस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें दी जाएगी, इसके बारे में चौथे अनुसूची में बात की गई है, फोर्थ शेड्यूल में बात की गई है। जैसे हम अगर देखते हैं तो बिहार को कितनी सीट दी गई है? 16 सीट। उत्तर प्रदेश को कितनी सीट दी गई है? उत्तर प्रदेश को 31 सीट दी गई है। इसी तरह अलग अलग राज्य को अलग अलग सीट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ शेड्यूल,
5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, मतलब प्रशासन की बात की गई। किसके? तो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो अनुसूचित जनजाति है, जो अनुसूचित जनजाति है। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात की गई है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 6th शेड्यूल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 6th शेड्यूल में जो है ट्राइबल एरिया के प्रशासन की बात की गई है। ट्राइबल एरिया, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसके प्रशासन की बात की गई है। लेकिन कहाँ के? क्या पूरे भारत के? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यह ध्यान रखने के लिए है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। किसमें? 6th शेड्यूल में, मतलब 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात की गई है। जबकि 5वीं अनुसूची में जो बाकी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति है उसके प्रशासन के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हमारा है 7th शेड्यूल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है वह 7th शेड्यूल में ही दिया गया। और इसके लिए क्या दिया गया है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट किसके लिए है? केंद्र सरकार के लिए। स्टेट लिस्ट किसके लिए है? राज्य सरकार के लिए। और कंकरेंट लिस्ट किसके लिए? दोनों के लिए। इस पर यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार नॉर्मली कानून बना सकती है, लेकिन विशेष स्थिति में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और इसी तरह कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब केंद्र कानून बना देगी तो राज्यों के कानून के ऊपर केंद्र के कानून की मान्यता होगी। तो यह ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा है 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है? लैंग्वेज, जो रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त, सरकार से मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उसके बारे में 8वीं अनुसूची में बात की गई है। और कितनी भाषाओं को सरकार मान्यता दी है इसमें? 22 भाषाओं को। अभी कितने भाषा हैं इसमें? 22 भाषा है जिसको सरकार मान्यता दी है, और ये 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो संविधान जो ओरिजिनली लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय तक यही 8 शेड्यूल संविधान में थे। ये 8 के 8 शेड्यूल उस समय संविधान में थे। लेकिन ये जो बाकी के 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 9, 10, 11 और 12, ये बाद में अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से, अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से ये सब जोड़े गए। क्या किए गए? जोड़े गए। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में ही। सबसे पहला अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो यह जोड़ा गया 1951 में ही, क्योंकि उस समय जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनमें से कुछ प्रोविज़न को इफेक्टिव करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा। और उस संशोधन को कोर्ट के इंटरफेरेंस से बचाने के लिए कुछ एक्ट और रेगुलेशंस को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, ताकि इस पर कोर्ट किसी भी तरह का डायरेक्शन या इंटरफेरेंस नहीं कर सके। तो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, ताकि कुछ एक्ट और रेगुलेशन को वैलिड किया जा सके, उसका वैलिडेशन हो सके, उस पर किसी भी तरह का कोर्ट का हस्तक्षेप ना हो, उसको कोर्ट असंवैधानिक ना घोषित करे। इसलिए 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। यह 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। और इसमें क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन। किस ग्राउंड पे? डिफेक्शन के ग्राउंड पे, मतलब दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर अगर किसी भी सदस्य का, चाहे वह संसद के सदस्य हो या राज्य विधानसभा के सदस्य हो या राज्य विधान परिषद के सदस्य हो, अगर उसको दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई करना हो, अयोग्य घोषित करना हो, तो उसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में। क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट में और यहाँ तक कि सेंटर में भी, केंद्र में भी
कई सारे सांसद और विधायक अपनी पार्टी छोड़कर अलग अलग पार्टी में शामिल हो जाते थे और इससे यह हो रहा था कि सरकारें अस्थिर हो जाती थी। किसी भी पार्टी इलेक्शन में चुनाव जीतते थे, सरकार बन जाती थी, बाद में कुछ विधायक या कुछ सांसद पार्टी बदल लेते और सरकार गिर जाती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई दल बदलता है तो कुछ कंडीशन में उसकी सदस्यता जा सकती थी और इस से संबंधित पूरा पावर डिस्क्वालीफाई करने का पूरा पावर किसे दे दिया गया? अध्यक्ष को। लोकसभा के केस में लोकसभा अध्यक्ष को और राज्य विधानसभा के केस में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है अब 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल। ये जोड़ा गया 1993 में और इसमें किसके बारे में बात की गई है? पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? पंचायत का। तो 1993 में जब पंचायती राज एक्ट आया, 1993 में जब पंचायती राज अधिनियम आया तो इसी को इफेक्टिव करने के लिए, इसी के लिए 1993 में पंचायती राज अधिनियम के लिए ही 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के पावर, उसके अधिकार, उसकी जवाबदेही, उसकी जो कुछ भी उससे रिलेटेड अलग अलग प्रोविजंस थे कि मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, मेंबर्स के लिए योग्यता क्या होगी, इन सब के बारे में 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ दी गई। आगे बढ़ते हैं। 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल भी 1993 में ही जोड़ा गया और इसमें पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है म्यूनिसिपैलिटीज़ की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आए या म्यूनिसिपैलिटीज आए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम हो गया या नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, अलग अलग शहर के एरिया और उसके पॉपुलेशन के हिसाब से ये होता है। तो इस चीज़ के लिए 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो भी पावर्स होंगे, उसके जो अधिकार क्षेत्र होंगे और उसकी जो जवाबदेही होगी उसके बारे में संविधान में कुछ प्रोविजंस किए गए। इसके लिए 12वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब देखने के बाद हम ये जानते हैं कि जो हमारे संविधान है, जो भारत का संविधान है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या सब हुए। हम इसमें से सभी कैरेक्टरिस्टिक की बात ऊपर कर चुके हैं। तो अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि एक मोटा मोटी रफ आइडिया के लिए कि अगर कहीं ये पूछ दे, कहीं भी आपको लिखना हो जाए या किसी भी तरह का, कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो पहला है लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है इससे लंबा लिखा गया या इससे ज़्यादा बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है अभी तक, तो लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा क्या है कि पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। इसका यह मतलब है कि संविधान में दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। कुछ प्रोविज़न संविधान के ऐसे हैं जिसको बहुत आसानी से साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी से ही, विशेष बहुमत के द्वारा ही उसमें संशोधन हो सकता है, और कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिसमें संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्य की विधानसभाओं से भी अप्रूवल चाहिए। तो आधे से अधिक राज्य विधानसभा से भी अप्रूवल चाहिए, तो रिजिड भी हो गया ये प्रोविज़न। तो संविधान में ज़रूरत के हिसाब से कुछ प्रोविज़न में सिंपली आप संशोधन कर सकते हैं और कुछ समय संशोधन करने के लिए आपको राज्य विधानसभा तक भी जाना पड़ेगा। तो पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल कहा गया। भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया है संविधान ने। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि सरकारें जनता द्वारा चुनी जाएगी, और रिपब्लिक का मतलब हुआ कि इलेक्टेड हेड होंगे। हेड कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे, हेरिडेटरी नहीं होंगे। वंश से या किसी पार्टिकुलर फैमिली से ऐसे लोग इसके जो राज्य के अध्यक्ष होंगे, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, उसका चुनाव इलेक्शन से होगा, चाहे वो इनडायरेक्ट ही इलेक्शन क्यों ना हो, लेकिन इलेक्शन से होगा। अगला है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी जो शासन व्यवस्था है, तो हमारी शासन व्यवस्था में हमारी सरकार किस टाइप की है? तो संसदीय सरकार है। मतलब हम लोकसभा के लिए मतदान होता है या राज्यों में विधानसभा के लिए मतदान होता है, वहाँ से विधायक या सांसद चुनकर आते हैं और वही चुने हुए विधायक या सांसद एक मुख्यमंत्री या लोकसभा के केस में प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया।
संविधान देश को एक फेडरेशन घोषित करता है। फेडरेशन मतलब शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। और इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। और प्रावधान कहाँ पर किया गया है? 7वीं अनुसूची में, जो 7th शेड्यूल है, इसमें शक्ति विभाजन के बारे में बात की गई है कि केंद्र के पास क्या शक्ति होगी, राज्य के पास क्या शक्ति होगी। तो संविधान देश को एक फेडरेशन घोषित करता है। इसी तरह सिंगल सिटीजनशिप, जो भी यहाँ पर होंगे, जो भी देश में नागरिक होंगे, वह देश के नागरिक होंगे, ना कि किसी राज्य के। आगे हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। तो सभी नागरिकों को, और कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त होंगे, यह भी संविधान में क्लियरली दिया गया है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य नीति निर्माण के समय, कब? नीति निर्माण के समय इन बातों का ध्यान रखेगी ताकि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला किया जा सके, जनता के जीवन में समृद्धि लाई जा सके। इसके बारे में भी संविधान में बात की गई है। आगे है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूल कर्तव्य हैं। ओरिजिनली जब संविधान लागू हुआ था तब मूल कर्तव्य के बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ, 42nd के संविधान संशोधन हुआ, उस समय मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया। तो इसके बारे में भी संविधान में बात की गई है। संविधान देश को एक सेकुलर स्टेट घोषित करता है, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या राज्य का कोई धर्म होगा? नहीं। लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान रूप से सहायता देगी, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगी, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगी। तो न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र होगी। तो यह संविधान से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो संविधान के मूल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा जो संविधान का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम एक एक करके इसमें से टॉपिक वाइज देखेंगे कि जैसे संविधान में जो नागरिकता की बात की गई है, तो नागरिकता किनको दी जा सकती है, किनको नहीं दी जा सकती है। अगर किसी को नागरिकता दी गई है तो उसको कैसे हम वापस ले सकते हैं। इसी तरह फिर हम आगे देखेंगे जो मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं, कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं, किस केस में मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, किस केस में मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, किनको मौलिक अधिकार मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, किन पे रेस्ट्रिक्शन होगा। इसके आगे फिर हम जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं उसके बारे में देखेंगे। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं या जितने भी संविधान में जिन संस्थाओं के बारे में बात की गई है, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन, और बाकी और जो कोई भी संस्थाएं हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे। कुछ ऐसे भी संस्थाएं बनाई गई है जो संविधान में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के कुछ अधिनियम आए उसके थ्रू बनाए गए हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे वीडियोज़ में देखते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।